हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप अपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसकी प्री क्लास मेरे चैनल पर स्टार्ट होगी, जिसमें मैं आपके सभी यूनिट्स को कंप्लीट करवा रही हूँ। तो देखिए, हमने बहुत सारी वीडियोस पढ़ ली हैं, बहुत सारे टॉपिक आपके कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम आपका यूनिट नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर जो आपका 7 है वो है न्यायपालिका, जिसमें आपको पढ़ना है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में। तो हम सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। तो देखिए, ये तो आपके सिलेबस में इंक्लूड है ही। उसके अलावा भी अगर आप आगे भी किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसमें भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊंचा न्यायालय जो कि दिल्ली में स्थित है। और पूरे भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक ही होता है। वो क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, भारत ये सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सभी सर्वोच्च न्यायालयों की जो तुलना है, उस तुलना में सबसे अधिक शक्तिशाली है। यानी कि भारत का जो हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट है, वो विश्व में, पूरे वर्ल्ड में और भी जो भी सर्वोच्च न्यायालय हैं उनके कंपेयर में हम देखें तो हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट सबसे अधिक शक्तिशाली है। और ये कहना है कृष्णा स्वामी अय्यर का। तो इस चीज को, इस कृष्णा स्वामी अय्यर की इस कथन को आप याद रखिएगा। एग्जाम में अगर आपसे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रश्न है तो आप उनकी इस डेफिनेशन को जरूर मेंशन कीजिएगा। अब आइए पढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। भारत एक संघीय राज्य है। कैसा राज्य? एक संघीय राज्य है। और संविधान द्वारा केंद्र व राज्य की शक्तियों का अलग अलग विभाजन किया गया है। यानी कि केंद्र की शक्तियां और राज्य की शक्तियां को अलग अलग बांटा गया है। संपूर्ण देश में एकत्रित न्याय व्यवस्था है। संपूर्ण देश के लिए एक स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। पूरे देश के लिए एक ही स्वतंत्र एवं एक सर्वोच्च न्यायालय जो कि हाई सुप्रीम कोर्ट है, जिसकी व्यवस्था की गई है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय संविधान की प्रभुत्ता एवं सर्वोच्चता का संरक्षक, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक एवं राष्ट्रपति का परामर्शदाता है। याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संविधान की प्रभुत्ता और उसके सर्वोच्चता का संरक्षक है, और भारत के नागरिकों के जो भी मौलिक अधिकार हैं उनके अधिकारों का रक्षक है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। और राष्ट्रपति का परामर्शदाता भी है। ये सर्वोच्च जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो है, भारतीय न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर है। यानी कि सबसे ऊंचा न्यायालय है। संपूर्ण भारत का एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में स्थित है। और देखिए, प्रत्येक राज्य का अपना हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट हर राज्य का अपना अपना होता है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सिर्फ संपूर्ण भारत के प्रत्येक राज्य का एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में स्थित है। ये सभी जो हाई कोर्ट है उन सभी का बाप है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार, याद रखिएगा अनुच्छेद के नाम, किस अनुच्छेद के अनुसार? 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि 124 अनुच्छेद जो है संविधान के अंदर, उसमें ये व्यवस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। हर एक चीज जो हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छे से समझिए। और अपनी पहले की और स्टार्ट की सभी यूनिट्स के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को जरूर विजिट कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को ओपन करके वहां पर जो भी वीडियोस दी गई हैं आप सभी को वॉच कीजिएगा। देखिए, योग्यताएं हैं कि सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो भारत का नागरिक नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा। हर चीज में, चाहे लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, हर चीज के लिए नागरिकता होनी चाहिए भारत की। वो भारत का ही नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता यह है कि वो कम से कम 5 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में
न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। देखिए, किसी भी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के अंदर वो जज रह चुका हो, अगर वो 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट के अंदर जज रह चुका होगा, उस पद पर कार्य कर चुका होगा, तभी वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। तीसरी योग्यता यह है कि उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता यानी एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका हो। यानी कि अगर उसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो उच्च न्यायालय में या फिर किसी अन्य न्यायालय में कम से कम 10 साल तक उसे एडवोकेट के रूप में भी कार्य करना होगा। जब तक वो इस 10 सालों को नहीं कर चुका होगा वो नहीं बन सकता। उसके बाद अगली योग्यता यह है कि उसकी आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगर 65 वर्ष की आयु वो पार कर चुका होगा तो भी वो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का नहीं बन पाएगा। तो ये सारी योग्यताएं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। इन सभी को याद रखिएगा, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। सारी चीजें आपको इम्पोर्टेंट है जानना। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो जानना जरूरी है, क्योंकि आपके सिलेबस में उसके अलावा भी सभी को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आप देखिए, वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं, जो भी न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो जज हैं, उनकी जो टोटल संख्या है वो 31 है, मुख्य न्यायाधीश को लेकर के। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनमें जितने न्यायाधीश होते हैं उनमें से एक न्यायाधीश चुना जाता है जो कि मेन जज होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है। उन सभी न्यायाधीश के ऊंचे पद पर वो होता है। उसके बाद सभी न्यायाधीश होते हैं। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को लेकर के टोटल 31 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद बढ़ाकर 34 कर दिया गया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश को लेकर के। यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये निर्णय हुआ, ये फैसला हुआ। इस निर्णय के बाद 31 जो थे मुख्य न्यायाधीश को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश, तो उनकी संख्या 34 कर दी गई। और इस 34 में एक मुख्य न्यायाधीश भी, यानी 33 न्यायाधीश, 34 एक मुख्य न्यायाधीश, इन सभी को लेकर के टोटल अब 34 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब देखिए, जब सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कर ली जाती है तो उन्हें कुछ शपथ भी लेनी होती है। उसके बाद ही वो अपने कार्य को फिर करेंगे। सबसे पहले नियुक्त होने के बाद उन्हें शपथ लेना जरूरी है। तो हम शपथ या प्रतिज्ञामान अब देखेंगे किस तरह से उन्हें शपथ लेनी होती है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए जब नियुक्त हो गए न्यायाधीश, तो अपना कार्यभार संभालने से पूर्व यानी पहले राष्ट्रपति या फिर इस कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो भी व्यक्ति नियुक्त किए गए होंगे उनके समक्ष न्यायाधीश को शपथ लेनी होगी। अब क्या शपथ लेनी होगी? देखिए, वो कहेंगे कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उनको ये शपथ में लेना होता है। फिर कहते हैं वो कि भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अछूछन रखूंगा। फिर वो कहते हैं अपनी शपथ में कि अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का बिना किसी भय या पश्चाताप, अनुराग या द्वेष के पालन करूंगा। यानी कि वो ये कहते हैं कि जितनी उनकी योग्यता है पूरी और विवेक से वो अपने पूरे काल अपने पद पर जो भी कर्तव्य हैं, किसी भी भय के बिना, पश्चाताप के बिना वो अपना जो भी कर्तव्य है उसका पालन करेंगे। संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा। वो शपथ लेने में ये भी कहते हैं कि मैं संविधान एवं विधि की पूरी मर्यादा को बनाए रखूंगा। तो न्यायाधीश की नियुक्ति होने के बाद उनको अपने कार्यभार को संभालने से पहले इन सभी को अपने शपथ में बोलना होता है। ये शपथ उनको लेनी होती है, तभी वो फिर अपना कार्य जो है शुरू करेंगे। देखिए, जो न्यायाधीश बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो न्यायाधीश होते हैं, तो वो अगर चाहें तो न्यायाधीश बनने के बाद भी अपने पद को त्याग पत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपने पद को छोड़ सकते हैं, या फिर संसद के दोनों सदनों के द्वारा यानी लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के द्वारा भी न्यायाधीश को उसके पद पर से हटाया जा सकता है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के बारे में यानी हाई कोर्ट। अभी तक हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था, जो कि संपूर्ण भारत का एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है जो दिल्ली में स्थित है। अब हम हाई कोर्ट देखेंगे। देखिए, प्रत्येक राज्य का अपना हाई कोर्ट होता है। देखते हैं अब इसके बारे में।
भारत में एकल न्यायपालिका की व्यवस्था को अपनाया गया है। न्यायपालिका के एकल स्वरूप के अंतर्गत संपूर्ण देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि सुप्रीम कोर्ट है, संपूर्ण देश का एक, एवं राज्य के लिए उच्च न्यायालय तथा जनपद स्तर पर जिला न्यायालयों की भी व्यवस्था की गई है। देखिए, संपूर्ण देश का सुप्रीम कोर्ट, प्रत्येक जो स्टेट है, राज्य है, उनका अपना अपना हाई कोर्ट, और जनपद और जो जिला है उनका जिला न्यायालय की भी जिला में पूरी व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं कि भारत में 3 उच्च न्यायालय हैं जिनकी स्थापना सबसे पहले हुई है। वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। देखिए, कलकत्ता यानी कोलकाता का जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना मुंबई यानी बम्बई पुराना नाम है, मुंबई न्यू नेम है, और मद्रास, इन तीनों के जो हाई कोर्ट हैं इनकी स्थापना सबसे पहले की गई थी, 1862 ईस्वी में की गई थी। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है कि किन राज्यों के अपने हाई कोर्ट सबसे पहले बनाए गए थे, तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के। और देखिए, जो चौथा हाई कोर्ट बनाया गया था किस राज्य का, उत्तर प्रदेश का, इलाहाबाद में 1866 ईस्वी में बनाया गया था। देखिए, HC का मतलब हाई कोर्ट, तो 1866 में इलाहाबाद में चौथा हाई कोर्ट बनाया गया था। देखिए, अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। यानी कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 में ये व्यवस्था है कि भारत के सभी राज्यों का अपना उच्च न्यायालय होगा। और वर्तमान समय में हमारे देश भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। तो अब बताइए, 25 हाई कोर्ट हैं तो क्या स्टेट भी 25 है? नहीं। तो किस तरह से है, इसकी भी व्यवस्था है, आइए उसको जानते हैं। अब देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 231 में यह व्यवस्था की गई है कि 2 या फिर 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की करता है। यानी कि हमारे भारत का संविधान ये भी व्यवस्था करता है कि 2 राज्य या फिर 2 से ज्यादा राज्यों का भी अपना एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए, 7वां यानी कि 7th अमेंडमेंट यानी कि 7वें संशोधन के द्वारा, ये 7वां संशोधन 1956 में किया गया था। तभी ये व्यवस्था की गई अनुच्छेद 231 में कि 1, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का अपना एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। देखिए, व्यवस्था ये है कि अपने सभी राज्यों का अपना अपना हाई कोर्ट होगा, मगर ये भी व्यवस्था है कि 2 राज्यों के भी एक हाई कोर्ट कॉमन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 25 हाई कोर्ट ही हमारे भारत में है वर्तमान टाइम में। तो अब किस तरह से हैं, आइए इनको समझते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें, चलिए समझते हैं। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का अपना एक हाई कोर्ट है, जो अकेला अपना उसका हाई कोर्ट है, जो इलाहाबाद में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय जो इलाहाबाद में स्थित है। उसके बाद अगर हम देखें 2 राज्यों के एक कॉमन हाई कोर्ट, तो हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हाई कोर्ट देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश भी एक राज्य है, तेलंगाना भी एक राज्य है, और इन दोनों का अपना एक कॉमन हाई कोर्ट है जो हैदराबाद में स्थित है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का भी अपना कॉमन न्यायालय, उच्च न्यायालय हो सकता है। इसको भी जान लेते हैं कि कौन सा राज्य और कौन सा। देखिए, केरल एक राज्य है और लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। इनका भी अपना एक कॉमन उच्च न्यायालय है जो कि केरल के एर्नाकुलम में स्थित है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि राज्य का अपना एक अलग से अकेला उच्च न्यायालय भी हो सकता है, 2 राज्यों के कॉमन भी हो सकते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के भी अपने कॉमन हाई कोर्ट हो सकते हैं। अब देखते हैं, देखिए दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट है। देखिए, दिल्ली ही सिर्फ एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना स्वयं का अकेला हाई कोर्ट है। इसके साथ कोई भी स्टेट या फिर केंद्र शासित प्रदेश जुड़े नहीं है जिनका कॉमन हो। दिल्ली एक ऐसा अकेला केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना स्वयं का हाई कोर्ट है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अपना कॉमन हाई कोर्ट है।
HC यानी कि हाई कोर्ट। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अपने कॉमन हाई कोर्ट हैं। तो आई होप यहाँ तक आप सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए अनुच्छेद 216 में ये व्यवस्था है कि जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो राज्यों का होता है, उसमें जितने भी न्यायाधीश होंगे, जितने भी जज होंगे, उन जज में से एक मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस होगा। यानी कि एक देखिए यहाँ पर इस बात का उल्लेख नहीं है संविधान के अंदर कि हाई कोर्ट में कितने टोटल न्यायाधीश होंगे, मतलब वो समय समय पर राष्ट्रपति जरूरत के हिसाब से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता रहता है। जितने भी न्यायाधीशों की आवश्यकता पड़ती है उसके हिसाब से राष्ट्रपति नियुक्ति करता रहता है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की। तो अब जितने भी उनमें न्यायाधीश हैं उनमें से एक होगा चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश। तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको चीफ जस्टिस बोलते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के मेन जज होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हैं, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्योंकि पूरे इंडिया के चीफ जस्टिस हैं तो इसलिए उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेंगे। और जो हाई कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश होंगे उनको सिर्फ चीफ जस्टिस बोलेंगे। और ये व्यवस्था अनुच्छेद 16 के अंदर है कि जो भी जितने भी न्यायाधीश होंगे हाई कोर्ट के अंदर उनमें से एक चीफ जस्टिस होगा। बाकी और भी जितने भी न्यायाधीश होंगे उनका कोई उल्लेख नहीं है कि कितने हो सकते हैं, वो राष्ट्रपति समय समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार नियुक्त करते रहते हैं। अब देखते हैं कि संविधान का आर्टिकल 217 क्या कहता है, ये किस चीज की व्यवस्था करता है, इसके अंदर क्या बात कही गई है, देखते हैं। देखिए HC यानी कि हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर अपना एक चीफ जस्टिस होगा, यानी कि सभी न्यायाधीशों में एक मुख्य न्यायाधीश होगा। ओके, क्लियर हो गया। आर्टिकल 217 में ये व्यवस्था है कि एक हाई कोर्ट होगा तो हाई कोर्ट के अंदर एक अपना चीफ जस्टिस होगा, मुख्य न्यायाधीश। जिस चीफ जस्टिस की नियुक्ति करेगा प्रेसिडेंट, यानी कि भारत का राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और किसके परामर्श से करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्हीं के परामर्श पर जो प्रेसिडेंट होंगे, राष्ट्रपति, वो नियुक्त करता है चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। किनके परामर्श से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। और किसके परामर्श से? गवर्नर ऑफ द स्टेट। जिस भी राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, जब चीफ जस्टिस को नियुक्त करना है तो प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो होंगे भारत के, वो सुप्रीम कोर्ट के मेन जो चीफ जस्टिस हैं ऑफ इंडिया, उनसे परामर्श लेंगे। और साथ ही साथ उस राज्य के, अगर उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नियुक्त करना है तो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर होंगे उनसे परामर्श लेंगे राष्ट्रपति। और सुप्रीम कोर्ट के जो मेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनसे परामर्श लेने के बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नियुक्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और बात, अब जब इन सभी के परामर्श से प्रेसिडेंट ने चीफ जस्टिस को नियुक्त कर दिया हाई कोर्ट के अंदर, तो अब इनको भी इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पर और इससे समझते हैं कि अब जो राष्ट्रपति है वो इनके और इनके तीनों के परामर्श से हाई कोर्ट के अंदर के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का अगर न्यायाधीश बनना है, जज बनना है, तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहली सबसे इम्पोर्टेंट योग्यता कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वरना नहीं बन पाएगा। भारत का नागरिक होगा तभी न्यायाधीश बन पाएगा उच्च न्यायालय के अंदर। दूसरी योग्यता ये है कि कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद पर रह चुका हो, या फिर किसी राज्य के 2 या 2 से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक एडवोकेट रह चुका हो। दोनों योग्यताओं में से एक योग्यता तो पूरी होनी चाहिए। पहली ये कि वो नागरिक होना चाहिए, तो एकदम कंपलसरी है। दूसरी ये कि कम से कम वो किसी भी न्यायालय में 10 साल तक न्यायिक के पद पर रह चुका हो, या तो फिर वो किसी राज्य के 2 या 2 से अधिक राज्यों के अंतर्गत, यानी कि किसी भी 2 राज्यों
के अंदर, उसके हाई कोर्ट के अंदर 10 वर्ष तक अगर वो एडवोकेट के पद पर रह चुका होगा तो फिर वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। वो उसकी योग्यता कंप्लीट है, समझिए। और अगली योग्यता यह है कि अगर उसे उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश बनना है तो उसकी जो एज होगी वो 62 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो 62 ईयर का हो गया या फिर 62 ईयर से ऊपर की उसकी एज हो गई है तो वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन पाएगा। इससे कम एज रहेगी तभी बन पाएगा। तो इस तरह हमने देखा आज की वीडियो में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में हर एक चीज, उनके जज बनने के लिए कैसे उनकी नियुक्ति होती है, किस तरह से क्या योग्यताएं होनी चाहिए, सारी चीजें हमने देख ली। हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पर भी कोई डाउट अब नहीं बचा होगा। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर किया कीजिए ताकि वीडियो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकें। आप मेरे चैनल पर विजिट करके अपने सब्जेक्ट को देख सकते हैं। मेरे चैनल पर बीए से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाती है, सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मॉडल पेपर दिए जाते हैं, सब कुछ दिया जाता है। तो बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।